लालची हलवाई के नाम से लक्ष्मीनगर में एक बहुत ही फेमस अमीर ब्रेड पकौड़े वाली दुकान के बाहर हमेशा से ही ब्रेड पकौड़े खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती। दुकान का मालिक सेठ किशन सारा दिन हलवाई और दुकान पर काम कर रहे सभी लोगों पर नजर बनाए रखता था, ताकि किसी भी तरीके की कोई बेईमानी या फिर ग्राहकों के बीच चीजें या फिर ब्रेड पकौड़े को लेकर कोई लड़ाई हो। ऐसी एक दिन एक भिखारी किशन के पास आता है और बोलता है, सेठ जी, ब्रेड पकौड़ा खिला दीजिए। भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भर देते तुम्हारा पेट। सुनो, जरा 2 ब्रेड पकोड़े लेकर आना। किशन की आवाज देने के बाद किशन छोटू नाम के एक नौकर को बुलाता है। वो नौकर किशन को गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े एक प्लेट में रखकर चटनी के साथ पकड़ा जाता है, जिसे किशन उस भिखारी को देते हुए बोलता है, लो भाई, ब्रेड पकोड़े खाओ और पेट भरो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पेट भरा। भगवान आपको और अमीर करे। बस तुम्हारी दुआ ही बहुत है। मेरी दुकान में कुछ आदमियों की जरूरत है मुझे, और तुम चाहो तो काम कर सकते हो। ऐसे मांग कर खाने से अच्छा है कि कमा कर खाओ। आपकी बहुत कृपा होगी। मैं काम करूंगा, कल से ही काम करूंगा। पास में खड़ा हुआ छोटू ये सब कुछ देख रहा होता है। भिखारी ब्रेड पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी छोटू किशन के पास जाता है और बोलता है, मालिक, अगर आप गुस्सा ना हो ना तो मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ छोटू, पूछना। क्या हुआ? क्या बात है? कोई मदद चाहिए? नहीं मालिक, मदद नहीं चाहिए, पर ना आपने उस भिखारी को भीख दी, लेकिन साथ साथ काम भी दे दिया। अरे हमारी ब्रेड पकोड़े की दुकान में तो किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, फिर आपने उसे काम क्यों दिया? आप तो बहुत अमीर हो, आपको तो आदमियों की कमी भी नहीं है, फिर आपने उस भिखारी को काम पर क्यों रखा? छोटू, मैं हमेशा से ना अमीर नहीं था। इस अमीरी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। ये ब्रेड पकोड़े का बिजनेस इतना आगे मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाया है। तू जानता है भूख क्या होती है ना, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। गरीबी मैंने भी बहुत अच्छे से देखी है। हर इंसान को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो मेहनत करके सब कुछ पा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अच्छा चल रुक, मैं तुझे बताता हूँ। बात ना उन दिनों की है जब मैं तेरी उम्र का था। इतना कहकर किशन छोटू को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। बात उस समय की है जब छोटू के पिताजी लल्ला का देहांत हो गया था। किशन के पिता एक छोटा सा चाय और ब्रेड पकोड़े का स्टॉल लगाया करते थे। किशन के पिता के चले जाने के बाद किशन की माँ रूपा ने उस स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया था। रूपा बहुत ही सुंदर थी। स्टॉल पर आने वाले व्यक्ति रूपा को गलत नजरिए से देखा करते। ऐसे एक दिन रूपा के स्टॉल पर एक शेखर नाम का आदमी आता है और रूपा को देखकर बोलता है, जरा 1 कप चाय देना। जी अभी देती हूँ साहब। एक काम करो, 2 ब्रेड पकोड़े भी देना। जी साहब अभी देती हूँ। रूपा की मदद के लिए किशन हर वक्त अपनी माँ के साथ स्टॉल पर ही हुआ करता था। जैसे ही रूपा शेखर को देने के लिए ब्रेड पकोड़े निकालती है, तभी उसके हाथ पैर पर थोड़ा सा तेल गिर जाता है और उसकी दर्द की आवाज निकल जाती है। फिर भी वो पकोड़े और चाय बनाकर शेखर को दे देती है। शेखर आराम से चाय और पकोड़े खाता है, जिसके बाद पैसे देने के बाद वो रूपा से बोलता है, ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम जवान हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो, और ये ब्रेड पकोड़े का ठेला लगा के बैठी हो। तुम कहो तो कई काम दिला दूं। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रूपा उस आदमी को वहाँ से भेज देती है, पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति ठेले पर आता ही रहता। और ये सब देखकर एक दिन किशन अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब से ना तुम ना चाय के स्टॉल पे नहीं जाओगी, तुम कोई काम नहीं करोगी। चाय के स्टॉल पे मैं जाऊंगा और मैं ही वहाँ पे चाय और ब्रेड पकोड़े बना के बेचा करूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ये सब तू अकेला कैसे कर पाएगा? तू अभी छोटा है। माँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कोई आपके साथ बदतमीजी करता है ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। माँ, हम गरीब है, चाय ब्रेड पकोड़ा बेचकर अपना पेट भरते हैं, तो लोग हमारे साथ गलत बर्ताव क्यों करते हैं? माँ, कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि सारी जिम्मेदारी मैं तुझ पे ही डाल दूं। माँ, मैंने कह दिया ना कि आप कल से स्टॉल पे नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, आपको मेरी कसम है।
अपनी कसम देकर किशन अपनी माँ को ठेले पर आने से रोक देता है। अगले दिन से वो अकेला ही टी स्टॉल पर आकर काम करने लगता है, जिस वजह से कभी उससे चाय में चीनी तेज हो जाती तो कभी पत्ती ज्यादा तेज हो जाती। कभी वो पकोड़े में मसाला ज्यादा कर दिया करता तो कभी कम। और धीरे धीरे ये देखकर रूपा उसे बोलती है, बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? मुझे वापस आने दे। तू अकेला ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगा बेटा, ये तेरी बस की बात नहीं है। माँ, आज भी मुझे संभालना है और कल भी मुझे ही संभालना है, इसलिए जब तक मैं गिरूंगा नहीं तब तक सीखूंगा कैसे। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगा। फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे भी किशन लगातार मेहनत करता जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ वो चाय और ब्रेड पकोड़े बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब लोगों को किशन के हाथ की चाय और पकोड़े बहुत अच्छे लगने लगे थे और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी। किशन अपनी टी स्टॉल छोड़कर सड़क किनारे जहां पर फास्ट फूड दिखा करता था वहीं पर अपनी रेहड़ी लगाना शुरू कर देता है। किशन के ब्रेड पकोड़े का स्टॉल आसपास के लोगों के मुंह पर एक तमाचे की तरह था, क्योंकि ये उनके सेल को बिल्कुल डाउन कर देता था। ऐसे ही किशन के पास एक मोमोज की दुकान लगाने वाला भी मन ही मन सोचता है, इस किशन के ब्रेड पकोड़ों का तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा धंधा बिल्कुल बंद करवा देगा। जितने पैसे ये कुछ घंटे में छाप लेता है, इतने पैसे हम सब पूरा दिन में नहीं कमा पाते। अगर यही हाल रहा तो ये राजा भोज और हम गंगू तेली बन जाएंगे। इससे पहले हम बर्बाद हो जाए, मुझे इसकी फील्डिंग लगानी पड़ेगी। इतना कहकर मोमोज वाले आसपास के सभी रेडी वालों से बात करता है और एक रात जब किशन अपना ठेला भरकर घर पर आ जाता है तभी पीछे से सभी ठेले वाले किशन का ठेला बुरी तरीके से तोड़ देते हैं और उसकी जरूरत के सारे सामान को आग लगा देते हैं। अगली सुबह किशन जब ये सब कुछ आकर देखता है तो वो रोते हुए बोलता है, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब? हम सब ने मिलकर किया है। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मैं तो अपना काम कर रहा था ना, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि तेरे पकोड़ों की वजह से हम लोगों का धंधा ठप हो गया है। चला जा यहाँ से। अगर दोबारा तो इस जगह पे ठेला लगाने आया, ना तेरा ठेला रहेगा ना ही तू। अगली बार हम तुझे और तेरे घर को ही आग लगा देंगे। इतना कहकर मोमोज वाला और बाकी सभी किशन को वहां से भगा देते हैं। पर किशन अपने इरादों का पक्का था। वो फिर से अपने बचत के पैसों से नया ठेला खरीद कर उसी जगह पर ठेला लगाता है और इस बार उसके ब्रेड पकौड़े की सेल भी पहले से ज्यादा हो जाती है। देखते ही देखते किशन की आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अच्छी दुकान खरीद देता है और अब उसकी जान पहचान इतनी ज्यादा थी कि वो चाहे तो 1 मिनट में बाकी सभी ठेलों को उस रोड से हटवा सके। ऐसे एक दिन किशन उस मोमोज वाले के पास जाता है और उससे बोलता है, कैसा लगा? फिर करोगे मुझसे दोबारा मुकाबला? मैंने कभी बेईमानी नहीं किया, कभी बेईमानी से पैसा नहीं कमाया, सबका भला चाहा। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? गलत किया तुम लोगों ने। मैं चाहूँ तो तुम लोगों की सजा तुम्हें अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी काम करने वाले हैं ना, सब अपने बच्चों का, परिवार का पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन किसी को गिरा कर अगर खुद ऊंचा उठने की कोशिश करता है ना वो इंसान, तो सच में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। बस छोटू, ऐसी बहुत सी परेशानियां आई, उनको पार करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने कमाया है सब कुछ मेहनत से कमाया है। जिस उम्र में लोगों के पिता घर चलाया करते थे, उस उम्र में मैंने मेहनत की। उस उम्र में मैंने अपने हाथ जलाए, ग्राहकों की गालियां खाई, जीवन में बहुत दुख देखे। उसके बाद जाकर मैं यहाँ तक पहुंचा। तू जानता है मैंने भिखारी को काम पर क्यों रखा है? वो हाथ पसार के मांगता था, लेकिन अब हाथ चलाकर मेहनत करेगा। मालिक, आप ना पैसे से ही नहीं, दिल के भी बहुत अच्छे और अमीर आदमी हो। आपकी कहानी सुनकर ना मुझे भी एहसास हुआ कि मैं आपकी दुकान में नौकरी करने के बाद ना पैसे कमाकर अपना खुद का ना काम चालू करूँगा। छोटू, तूने ये बात बहुत अच्छी कही। चल अब ब्रेड पकौड़े लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मालिक, अभी लेकर आया। और हाँ सुन, अपने लिए भी ले आइयो, साथ बैठकर खाएंगे। किशन की बात सुनकर छोटू मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अपने और किशन के लिए ब्रेड पकौड़े के साथ साथ चाय लेकर भी आता है और दोनों नौकर मालिक एक साथ बैठकर चाय और ब्रेड पकौड़े का मजा लेते हैं। निधि की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सहेली पारुल के साथ बाहर जाने लगी थी। पारुल निधि को रोकते हुए कहती है, अरे यार, तू कहाँ जा रही है? 2 दिन बाद तेरी शादी है और अब तू बाहर जा रही है। अगर तेरी मम्मी को पता चला ना कि हम दोनों बाहर गए थे तो वो हम दोनों को बहुत सुनाएंगी। अरे यार, तू इतना क्यों घबरा रही है? मैं हूं ना साथ में, माँ कुछ नहीं कहेगी, तो चल चुपचाप से। वैसे भी माँ सो रही है, जब तक माँ उठेगी ना तब तक तो हम जाकर भी वापस आ जाएंगे।
अच्छा ठीक है, हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहले ये तो बता मुझे कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे वो हमें ना एक शादी का कार्ड मिला था तो हम वहीं जा रहे हैं। मेरी शादी तो 2 दिन बाद है, इसलिए माँ तो आसपास की शादियों में ना खुद जा रही है और ना ही मुझे जाने दे रही है। लेकिन मैं फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती हूँ। शादी है तो क्या हुआ, खाने के लिए ही तो जा सकती हूँ ना। यार तू कितनी पागल है, तेरी खुद की शादी 2 दिन बाद है और तू दूसरों की शादी में फ्री का खाना खाने जा रही है। अगर वहाँ कोई जान पहचान का मिल गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं तो बस कुछ खाने के लिए ही जा रही हूँ। और एक बात बता, जान पहचान की शादी में जा रहे हैं हम तो कोई ना कोई जान पहचान का दिखेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू लेट मत कर और जल्दी से मेरे साथ चल। हे भगवान, क्या होगा तेरा, शादी होने वाली है तेरी और अब भी तू फ्री का खाना खाने के पीछे भागती है। अरे तेरी सास अगर सख्त मिजाज की हुई ना तो सुधार देगी तुझे अच्छे से। हाँ चल ठीक है, जब ससुराल जाऊंगी ना तब देख लूंगी अपनी सास को कि कैसी है। अभी तो फिलहाल चल। निधि को फ्री का खाना इतना अच्छा लगता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी शादी से 2 दिन पहले फ्री का खाना खाने चली जाती है। और ऐसे ही वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद निधि की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है और निधि शादी के बाद अपना ससुराल संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की सास मनोरमा आती है और बर्तन निकालने लगती है। तो निधि कहती है, अरे माँ जी आप ये बर्तन क्यों निकाल रही हो, मैंने अभी धोए हैं। बहू, पास में भंडारा हो रहा है, चल वहाँ जाकर बर्तन में सब्जी पूड़ी ले आते हैं। आज शाम का भी खाना हो जाएगा। फ्री का खाना मिल रहा है तो बनाना ही क्यों। अरे वाह माँ जी, आप भी मेरी तरह ही सोच रखती हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन सही है, चलो जल्दी से भंडारा लेकर आते हैं, इससे पहले कि खत्म हो जाए। थोड़ी पूड़ियाँ ज्यादा ले लेंगे, कल सुबह चाय के साथ पूड़ियाँ तो चल ही जाएंगी ना, नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा माँ जी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही है बहू, चल अब। निधि को तो फ्री का खाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो निधि की सास भी निधि की तरह ही थी, जिसे फ्री का खाना अच्छा लगता था। अब ऐसे ही दोनों सास बहू हफ्ते में 6 दिन तो कहीं ना कहीं फ्री के खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। अब 7वें दिन बासी खा लेती थी। एक दिन मनोरमा की पड़ोसन जानकी उनके घर आती है और मनोरमा को शादी का कार्ड देते हुए कहती है, मनोरमा तुझे पता है मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है, तो तुझे जरूर आना है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि इसीलिए नहीं आ पाई, ये हो गया वो हो गया। अरे मैं क्यों भला तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊंगी, मैं तो जरूर आऊंगी। तेरी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरी बेटी की शादी में आऊंगी। मनोरमा वो हर घर में बस एक ही इंसान का खाना है, तो तू ही आ जाना। ये क्या बात हुई जानकी? अरे भला एक घर से एक इंसान को कोई बुलाता है? इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और तू बस एक इंसान को बुला रही है, ये तो गलत बात है ना तेरी। अब तू तो जानती ही है मनोरमा, मैं अकेले ही सब कर रही हूँ और इतनी बड़ी शादी तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना। और ऊपर से लड़के वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बाराती भी बहुत आएंगे, तो हर चीज सोचकर ही चलनी पड़ेगी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी बहुत जगह कार्ड देना है मुझे। जानकी की बात मनोरमा और उसकी बहू निधि दोनों सुनते हैं, जिसके बाद निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी यहाँ तो एक ही जन का न्योता है, अब हम दोनों फ्री का खाना कैसे खाएंगे? मुझे भी जाना है माँ जी शादी में, आप घर पर रह लेना ना। नहीं नहीं बहू, मैं तो जाऊंगी ही शादी में, तू घर पर ही रुक जाना। माँ जी मैं नहीं, अरे मैं आपकी बहू हूँ, आपको तो सामने से यही बोलना चाहिए कि बहू तू चली जा शादी में, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जाकर क्या ही करूँगी, लेकिन आप तो मुझे ही मना कर रही हो। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ। और मेरी बात सुन बहू, जानकी मुझे बोलने आई थी, तूने इसकी बात नहीं सुनी ना। वो बार बार मुझे कह रही थी कि मैं जाऊं शादी में। वैसे भी मैं उसे काफी सालों से जानती हूँ, अब हम दोनों में इतनी अच्छी जान पहचान है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताओ, हम बस इतनी सी बात पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? शादी में एक ही इंसान जाए, लेकिन खाना तो वो पूरे घर के लिए ही ला सकता है ना, ये तो आप कर ही सकती हो ना माँ जी। बहू तू क्या बोलना चाहती है, थोड़ा साफ साफ समझा, मैं कुछ समझी नहीं तेरी बात। माँ जी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जाओ शादी में और 3-4 प्लेट भर भर कर खाना घर पहुँचा देना, या फिर पन्नी में ले आना,
ऐसे आप ही जाओगी ना, और खाना भी आ जाएगा, वो भी फ्री का। बहू, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चल, अब मैं ही जाऊंगी और जैसा तूने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं अपनी बहू के शौक को थोड़े मार सकती हूँ। मनोरमा खुद शादी में जाती है, लेकिन शादी से पन्नी में भरकर अपनी बहू के लिए और अगली सुबह के लिए काफी सारा खाना भरकर ले आती है। दोनों सास बहू का फ्री का खाना खाने की आदत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार निधि अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैंने भी पास की जो सबसे बड़ी वाटिका है ना, वहाँ देखा तैयारी हो रही है। लगता है आज कोई फंक्शन है वहाँ पर। माँ जी तैयार हो जाओ, आज का खाना बन रहा है। वाह बहू वाह, क्या खबर लाई है तू। सच में सुनकर मजा ही आ गया। मैंने कल ही नई साड़ी ली थी, वही साड़ी पहनकर जाऊंगी वहाँ, ताकि लोगों को लगे कि हमें बुलाया है। माँ जी, वो तो कह रहे थे कि वो आज बाहर से ही खाना खाकर आएंगे, तो इसीलिए उनके लिए आज हम फ्री का खाना नहीं लाएंगे। अपना खा लेंगे और थोड़ा बहुत खाना कल के लिए ले आएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल तो गली में भावना के बच्चे का मुंडन है ना। बहू, तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्या करना है और कैसे करना है। चल, अच्छी बात है तेरी। अब दोनों सास बहू फिर से तैयार हो जाती हैं फ्री का खाना खाने के लिए। शाम को दोनों वाटिका जाती हैं और खाने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, हेलो, आप कौन सी कंपनी से आए हो? अरे भाई, हम किसी कंपनी से नहीं आए हैं, हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। और आप कौन हो भाई साहब? मनोरमा की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग यहाँ के मुफ्त का खाना खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं हम लड़के वालों की तरफ से आए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारे न्यू ऑफिस के लॉन्च की पार्टी है। मनोरमा और निधि दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों पकड़े जा चुके थे। उन दोनों के आसपास काफी भीड़ भी लग जाती है। तभी वहाँ भीड़ में से मनोरमा का बेटा आदित्य आ जाता है। माँ, निधि, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हम तो यहाँ फ्री का खाना खाने आए थे, लेकिन पकड़े गए। इन्होंने हमें पकड़ लिया। अब तू कुछ कर ना बेटा। माँ, आपको शर्म नहीं आती? फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी घुस जाती हो। निधि, तुम माँ को समझा नहीं सकती? पूरी पार्टी में निधि और मनोरमा और आदित्य का बहुत मजाक बन जाता है, जिसके बाद आदित्य उन्हें काफी सुना देता है और फिर वो दोनों कभी फ्री का खाना खाने के लिए नहीं जाती हैं। सुमन, निधि, निकिता, समीक्षा, जूही पांचों रमा की बहुएं थी, लेकिन पांचों को ही घर का खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और ना ही घर का खाना अच्छा लगता। वो इसीलिए आए दिन बाहर का ही खाना खाती। एक दिन रमा अपनी पांचों बहुओं का घर पर इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद जब पांचों आती है तो रमा कहती है, तुम पांचों को मैं कब और कौन सी भाषा से समझाऊं? आज कहाँ थी तुम पांचों? मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम पांचों को जरा भी अक्ल है या नहीं? यहाँ तुम्हारी सास घर पर इंतजार कर रही है और तुम हो कि? माँ जी, लेकिन आप हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? हम तो पहले ही बोल कर गए थे ना। बोल कर गए थे, लेकिन ये नहीं सोचा तुम पांचों ने कि तुम पांचों ही बाहर चली जाओगी तो मैं घर पर अकेली क्या करूंगी। मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ा। मैंने अकेले ही सबके लिए खाना भी बनाया है। माँ जी, हमारे लिए खाना बनाने की क्या जरूरत थी? हम पांचों तो आज पिज्जा खाकर आए हैं और आपको तो अपने लिए भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। हम आपके लिए भी पिज्जा लाए हैं बाहर से। तुझे पता नहीं है क्या बहू कि मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाती हूँ और तुम पांचों को बाहर का इतना नहीं खाना चाहिए। तुम पांचों की ही तबीयत खराब होगी, फिर वो भी मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। माँ जी, कुछ नहीं होता बाहर के खाने से। ये बात तो बस वही लोग कहते हैं जिन्हें बाहर का खाने को मिलता नहीं है या फिर बाहर का पसंद ही ना हो, तभी तो बस बुराई ही करते रहते हैं हर वक्त। ये सब छोड़ो माँ जी, आप एक काम करो, पिज्जा खा लो और सोते हैं फिर। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा, और मैंने जो घर पर इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? वो आज भी खराब होगा। और नहीं तो क्या। अरे जब घर में कोई घर का खाना ही नहीं खाता तो होना क्या है, वेस्ट ही होगा ना। देख लो आप क्या हो सकता है। आप सुबह गर्म करके खा लेना या फिर कुत्तों को खिला देना। अब यही हो सकता है। माँ जी, बस हमारा पिज्जा वेस्ट मत करना,
बस आपके लिए पिज्जा लाने के चक्कर में आज और भी ज्यादा देर हुई है हमें, वरना तो हम कब का समय पर आ चुके होते। इसलिए आप पिज्जा खा लेना। हे भगवान, कैसी निकम्मी बहुएं मिली है मुझे। कुछ बहुएं होती है जो अपनी सास को रोटी पूछती है, दाल पूछती है, 4 तरह की सब्जियां बनाती है, और एक तुम सब हो कि बस पिज्जा खाओ माँ जी, पिज्जा। माँ जी, सब्जी तो हम पूछते ही है ना। ये तो हम आपके लिए पिज्जा लाए हैं। ये वेज वाला पिज्जा है। तुम लोग लाए हो ना पिज्जा, तो तुम लोग ही खाओ। मैं तो वही खाऊंगी जो मैंने बनाया है। तुम लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आती। घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों, और अन्न का अपमान करती रहती हो। माँ जी माफ करना, अन्न का अपमान हमारी वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी वजह से होता है। आपको पता है अच्छे से कि हम पांचों घर का खाना नहीं खाती हैं, तो क्यों बनाती हो आप रोज रोज? वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम पांचों के लिए खाना बना दिया। तुम पांचों को तो बाहर का सड़ा गला बासी बचा हुआ खाना पसंद है ना, वही खाओ और मरो। रमा अपनी पांचों बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि रमा की पांचों बहुओं को बाहर का खाना खाने की आदत थी, और इसी वजह से हमेशा रमा के घर का खाना खराब होता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं हॉल में टीवी देखते हुए नूडल्स खा रही थी। तभी वहाँ रमा आती है और बोलती है, खाओ खाओ, जितना मन करे बाहर का खाना खाओ, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद तक तो तुम सबके खाने में रोक लग जाएगी। माँ जी, क्यों, क्या हुआ? आप हमारे खाने पर अब रोक लगाओगी? क्या आप इतनी बुरी सास हो कि अपनी ही बहुओं को खाने के लिए तरसाओगी? माँ जी, सच में आपसे इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी हमें। कोई बात नहीं बहुओं, उम्मीद हो चाहे ना हो, लेकिन अब सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? सच को स्वीकार करना पड़ेगा, बाहर का खाना अब नहीं मिलेगा? क्या मतलब है इन सब बातों का? हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। माँ जी, आप बताओगी कि क्या बोलना चाहती हो? मेरी प्यारी बहुओं, तुम्हारे ससुर जी ने हम सबको गांव बुलाया है। उन्हें हमारी याद आ रही है। क्या गांव बुलाया है? लेकिन क्यों माँ जी? आपको तो पता है ना, हमें गांव में रहने की आदत नहीं है। हाँ बहू, मुझे तो पता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे ससुर जी की बात नहीं टाल सकती हूँ, और वैसे भी उनको शहर की हवा पानी रास नहीं आती है, इसीलिए हमें ही उनसे मिलने गांव जाना पड़ेगा अब। वैसे माँ जी, अगर हम सब मान जाते हैं गांव जाने के लिए, तो हम सब कब जाएंगे गांव? कुछ तो बताओ हमें। पहली बात तो ये है कि तुम सब के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं मानने के अलावा, और दूसरी बात ये है कि हम आज ही गांव जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही हम सबकी टिकट करवा दी थी, इसलिए जाओ बहुओं, बैग बांधो। रमा की बात सुनकर पांचों बहुएं जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है। कुछ देर बाद पांचों बहुएं और रमा गांव के लिए निकल जाती। काफी लंबे सफर के बाद सब लोग गांव पहुंचते हैं। पांचों बहुएं अपने ससुर मनोज से मिलती। इतने समय बाद सबको एक साथ देख रहा हूँ, अपने परिवार को साथ देखकर तो खुशी होती ही है। सब लोग आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही शाम को जब मनोज बाजरे का आटा और सरसों लेकर आता है। आज मैं बाजरा और सरसों लेकर आया हूँ। हाँ, सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाऊंगा मैं आज। बताओ, तुम में से सबसे अच्छा साग कौन बनाना जानता है? आप भी ना, कैसा मजाक करते हो। इन लोगों को दाल चावल तो बनाना आता ही नहीं है, फिर बाजरे की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाएंगे ये लोग? माँ जी, जो चीजें हम खाते हैं वही तो हमें बनाना भी आएगा ना। आप ससुर जी के सामने हमें बार बार नीचे क्यों दिखा रही हो कि हमें कुछ नहीं आता, हम बस बाहर का खाते हैं? तुझे बुरा क्यों लग रहा है बहू? मैंने तो वही कहा ना जो सच है। अब इसमें मुझे तो कोई झूठ नहीं लगता है। माँ जी, हम बोल भी नहीं रहे हैं कि ये झूठ है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि एक ही बात को इतना क्यों खींच रही हो। हम बाहर का इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बचपन से ही बाहर का खाते आ रहे हैं, और हमें घर का खाना कुछ खास नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें इतना सब कहेंगी। वैसे भी माँ जी, आप कुछ अच्छा बनाना जानती भी नहीं हो, ऐसे ही कुछ भी बनाकर रख देती हो और हमसे उम्मीद करती हो कि हम वो खाना खा भी लें, फिर चाहे आपने कैसा भी बनाया हो। तुम लोगों को बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारी सास हूँ, और तुम सब अपनी हद में रहो। पहले तो खुद बोलने का मौका दिया,
और अब जब बोला जा रहा है तो बुरा भी लग रहा है। तेवर दिखा रही हो अपनी सास को। माँ जी आप ना। अरे अरे बस भी करो, तुम सब इतनी बहस क्यों कर रही हो? और रही बात खाने की, तो वो मैं बना लूंगा। तुम पांचों को बाहर खाना अच्छा लगता है ना, तो आज तुम्हें सरसों का साग और बाजरे की रोटी मैं खिलाऊंगा, जिसे खाने के बाद तुम बाहर का खाना पक्का भूल जाओगी। इन पांचों को कुछ नहीं भूलना है। कितना भी अच्छा पकवान बनाकर खिला दो, इन्हें तो वही पसंद आना है जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। रमा बस करो, वे बहुत शांत है, तो तुम्हें इतना बोलने की क्या जरूरत है? तुम भी शांत हो जाओ। मनोज सबको शांत करवाता है और खुद ही खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद जब सरसों का साग और बाजरे की रोटी बन जाती है, तो मनोज खुद ही अपनी बहुओं के लिए खाना निकालता है और उन्हें खाने को देता है। ये खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास अपनी 5 बहुओं के लिए। अपने ससुर के कहने पर पांचों बहुएं खाना खाना शुरू कर दी। पांचों को ही खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वाह ससुर जी, सच में ये तो लाजवाब है। ये तो बाहर के खाने से भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ सच में, आज तक हमने बाहर का कितना कुछ खाया है, लेकिन किसी भी चीज में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ससुर जी, एक रोटी और दे दो मुझे। मुझे भी एक रोटी और दे दो। मुझे सिखा देना ससुर जी, ये कैसे बनाते हैं। अब से मैं भी यही बनाऊंगी और खाऊंगी भी। हाँ निकिता, तुम सीख लो, क्योंकि अब तो मैं भी यही खाने वाली हूँ। क्या बात है, आज तो चमत्कार हो गया। जिन्हें बर्गर पिज्जा के ऊपर कुछ पता ही नहीं था, उन्हें बाजरे की रोटी और सरसों का साग अच्छा लग गया। मैंने कहा था ना बहुओं कि तुम सबको ये पसंद आएगा। मनोज और रमा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पांचों बहुओं ने पहली बार बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाया था और उन्हें ये बहुत पसंद आया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।